हज़ारों ख्वाहिशें। चार्ल्स डिकेंस के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन का उर्दू खुलासा। तीसरा हिस्सा। इस अस्ना में स्टीला लंदन में फल फूल रही थी। उसका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मिस हेविशैम ने स्टेला के लिए लंदन में रहने का इंतज़ाम एक बेवा के साथ कर दिया। उस बेवा की लड़की स्टेला की उम्र की थी। ये लोग खुशहाल थे और उनके ताल्लुकात वसी थे। स्टेला ने भी इसी माहौल में मुझसे मुसलसल मिलना शुरू कर दिया ताकि मेरे साथ पार्टियों में और ख़रीदारी हो जा सके। मुझे खुश होना चाहिए था मगर मैं खुश न था। स्टीला का सलूक मेरे साथ ऐसा था जैसा सौतेले भाइयों या सिक्रेटरी से होता है। फिर भी उसके कई मद्दाह मुझसे जलते थे मगर खुद स्टेला ने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की। एक शाम स्टेला ने कहा कि मेरे साथ मिस शाम के यहाँ चलो, उन्होंने बुलाया है। मगर वो मुझे अकेले सफ़र करने की इजाज़त भी नहीं देती। हम मिस शाम के यहाँ पहुँच गए। खाने के बाद रात को हम आतिशदान के पास बैठे थे। मिस शाम स्टेला से हालात पूछ रही थी। बातों ही बातों में मिस शाम नाराज़ हो गईं। स्टेला ने भी जवाब तेज़ी से दिया और कहा कि आप ही ने मुझे ये सख्त दिली और बेमुरव्वती सिखाई है। गर्ज खूब बहस हुई और दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगीं। मैं परेशान होकर उठकर बाग में चला गया मगर वहाँ भी मिस शाम की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। वक्त गुजरता गया, मेरे खर्चे भी बढ़ते गए। मेरा इरादा था कि मैं कर्ज़ नहीं करूँगा मगर यह इरादा कायम न रह सका। मैं कर्ज़दार हो गया। मुझे दर्जी, होटल, फल वाले और कई लोगों के बिल अदा करने थे। इनके अलावा मुझे क्लारिकर को भी हर्बर्ट की तरफ से रकम देनी थी मगर मुझे उम्मीद थी कि मेरा मोहसिन मेरी हर सालगिरह पर पहले से ज़्यादा दौलत दिया करेगा और मैं तमाम कर्ज़े अदा कर दूंगा। फिर मैं ठाट बाट से शाहाना ज़िंदगी गुजारूंगा। अब मैं 23 साल का हो गया था और 21 साला पिप पर हंसा करता था जो 500 पाउंड को बड़ी खुशकिस्मती समझता था। मुझे अब उस पिप का ख्याल भी नहीं आता था जो कैंट में लोहार रहने को ही बड़ी बात समझता था। अब मेरी तालीम और तरबियत ख़त्म हो गई थी। हाँ, मैं रोज़ाना कई घंटे तक किताबें ज़रूर पढ़ा करता था। एक रात का जिक्र है कि मैं घर में बैठा किताब पढ़ रहा था। हर्बर्ट अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। तूफ़ान आया हुआ था इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं जा सका और किताबों से दिल बहला रहा था। सेंट पॉल के गिरजे के घंटे ने 11 बजाए तो मेरी तवज्जो किताब से हटी। फिर जीने पर किसी के चढ़ने की आवाज़ ने और भी कान खड़े कर दिए। तेज़ हवा ने जीने के लैंप गुल कर दिए थे इसलिए मैंने अपने पढ़ने का लैंप हाथ में लिया और दरवाजे पर पहुंच गया। रोशनी पड़ते ही आने वाले के कदम रुक गए। मैंने नीचे जीने पर देखा और ज़ोर से पूछा, कौन है? आप क्या चाहते हैं? एक आदमी ने रोशनी में आते हुए कहा, मैं मिस्टर पिप को तलाश कर रहा हूँ। जब उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके कपड़े खुरदुरे मगर उम्दा थे। उसके बाल भूरे थे। मेरा अंदाज़ा था उसकी उम्र 60 साल के लगभग होगी मगर उसके जिस्म पर गोश्त था। जैसे ही वो करीब आया उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि मैं पिप हूं। क्या बात है? आपको मुझसे क्या काम है? आह, अच्छा काम, मैं बताता हूं। वो ज़रा रुका और मैं समझ गया कि वो चाहता है कि मैं उसे अंदर बुलाऊं। मैंने एकाएक उसे अंदर आने को कह दिया। मैंने उसके चेहरे पर खुशी देखी और मुझे ख्याल हुआ कि उसकी खुशी का मुझे जवाब देना चाहिए। उसने कमरे में नज़र डाली और इत्मीनान की हंसी हंसा और फिर अपने हाथ आगे बढ़ाए। मुझे शुबह होने लगा कि कहीं यह दीवाना तो नहीं, इसलिए मैं पीछे हटा। वो बोला, अच्छा मैं समझा, तुम्हारा कसूर नहीं है। असल में मैं बहुत दूर से तुमसे मिलने आया हूँ। उस आदमी ने अपना कोट और हैट उतार फेंका और आग के करीब कुर्सी पर बैठ गया। शोलों में हाथ तापते हुए उसने पूछा,
यहाँ कोई और तो नहीं है? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आपको ये पूछने का क्या हक है? एक अजनबी होते हुए रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? उसने सर हिलाया और मोहब्बत से बोला, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे खुशी है कि तुम बड़े होकर भी बहादुर ही रहे। उसी वक्त मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी और मुझे याद आ गया कि यह शख्स कौन है। कैंट के दलदली इलाके में मुझे यही कैदी मिला था। अब उसने मेरे चेहरे से समझ लिया कि मैंने उसे पहचान लिया है और एक बार फिर वो अपने दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। मैंने भी बेसोचे समझे हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने बड़े जोश के साथ मेरे हाथों को बोसा दिया और बोला, मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बड़ा शरीफाना बर्ताव किया था। मैं शरीफ पिप को नहीं भुला सका। वो मुझे गले लगाने ही वाला था कि मैंने अपने हाथ से उसको रोक दिया। अगर आप शुक्रिया अदा करने आए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने बचपन में आपकी मदद इसलिए की थी कि मुझे उम्मीद थी कि आप मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी का रास्ता बदल लेंगे, लेकिन मैं किसी सूरत में अब आपको पनाह नहीं दे सकूंगा। वो ज़रा पीछे हटा और चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। जब उसकी नज़रें साइड बोर्ड पर रखी हुई बोतलों की कतार पर रुकी तो फ़ौरन मेरे मुंह से निकला, लेकिन आपको वापस जाने के लिए कुछ गर्मी की ज़रूरत मालूम होती है। और मैंने गर्म चाय की 2 प्यालियां बना लीं। चाय पीते हुए मैंने सवाल किया, इस पूरे अरसे में आप कैसे रहे? उसने बताया कि मैं न्यू साउथ वेल्स में हूँ और बहुत आराम से हूँ। मेरा भेड़ों का फार्म है। क्या ये पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ कि जब हम दलदली इलाके में मिले थे उस वक्त से अब तक तुम कैसे रहे? मैंने रुकते रुकते अपनी दास्तान सुना दी। जब मैंने कहानी पूरी की तो वो बड़े सुकून से बोला, क्या मैं तुम्हारी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकता हूँ? यानी जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें 500 पाउंड सालाना पाबंदी से मिल रहे हैं ना? उसकी नज़रें मुझ पर मुसलसल जमी हुई थीं। हालांकि वो नरमी से बात कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख रहा हो। मैं लड़जने लगा। वो कहने लगा, मेरा ख्याल है कि कोई दरमियानी शख्स इस मामले की देखभाल कर रहा है जिसके नाम का पहला हर्फ जीम से है। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल सका। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैंने सहारे के लिए मेज़ को पकड़ लिया, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। यह सच है ना कि उस शख्स का नाम जॉगर्स है और उसके मुंशी का नाम विमिक है? मेरा सर चकराने लगा और मुझे सोफे की तरफ लपकना पड़ा, जिसके ऊपर मैं धड़ाम से गिर गया। उस शख्स ने मुझे सहारा देकर बिठाया। उसके बाद वो मेरे सामने एक घुटना टिकाकर झुक गया। मेरे प्यारे बच्चे पिप, मैंने तुम्हारी तरबियत करके तुम्हें एक मुअज़्ज़ज़ आदमी बनाया है। हाँ, मैंने ही ये काम किया है। मैंने कसम खाई है कि अपनी कमाई का एक एक पेंस तुम पर खर्च करूँगा, और अब अच्छी आमदनी के बावजूद मैं मोटा झोटा खाता हूँ ताकि तुम ऐशो आराम से रह सको। मैं सिकुड़ कर बैठ गया, गोया वो एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा है। मुझे उससे डर लगने लगा। उसने बात जारी रखी, पिप, तुम मुझे अपने हकीकी बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ हो। मैं दिन को भेड़ें चराता था और सिर्फ एक वक्त रात को खाना खाता था। इन तन्हा रातों में कई बार तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया। मैंने तुम्हारी वो बातें याद की जो तुमने मेरे साथ कब्रिस्तान में की थीं। मैंने दोबारा कसम खाई कि मैं तुम्हें मुअज़्ज़ज़ आदमी बनाऊंगा। इस जज्बे ने मुझ में दोबारा ज़िंदगी पैदा कर दी और मैंने यही किया। अब उसने कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं और कालीन, तस्वीरें, मेरे आला दर्जे के कपड़े, कीमती अंगूठी जो मैंने पहन रखी थी और किताबें बड़ी खुशी के साथ देखने लगा। वो कहता रहा और मैं साकित बैठा रहा। न्यू साउथ वेल्स में अपनी तरक्की की वजह से मशहूर हूँ। मेरे पीछे वो ज़रूर मेरे मुजरिम होने का जिक्र करता है, लेकिन यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं एक शरीफ आदमी की खिदमत कर रहा हूँ, और ऐसा उन लोगों में से किसी ने नहीं किया। जिस चीज़ ने मुझे ज़िंदा रखा वो ये थी कि मैं एक दिन ज़रूर उस लड़के से मिलने जाऊँगा और उससे अपना तारुफ कराऊँगा। उसने जोश और फ़ख्र में यह भी नहीं देखा कि मैं उससे कितना डर रहा हूँ।
और उसके इंकशाफात सुनकर कितना परेशान हो रहा हूँ। प्यारे लड़के, मैं कहाँ सोऊंगा? मैं तवील और ख़तरनाक सफ़र करके आया हूँ। जब मेरी आवाज़ बहाल हुई तो मैंने कहा, मेरा साथी कहीं गया हुआ है, आप उसके बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन ख़तरनाक से आपकी क्या मुराद है? उसने सादगी से जवाब दिया, मुझे अफसरान फांसी दे देंगे अगर उनको ये मालूम हो गया कि मैं लंदन वापस आ गया हूँ। मैंने फ़ौरन तमाम पर्दे गिरा दिए और उस शख्स को हर्बर्ट के कमरे में पहुँचा दिया। मेरा दिल दुख रहा था कि इस शख्स ने मुझसे मिलने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया, और मैं इस बात पर पशेमान भी था कि मैंने उस शख्स से अच्छा सलूक नहीं किया। शब बखैर कहने से पहले मैंने पूछा, क्या मेरे लिए ये सब कुछ करने वाले आप ही थे? उसने मेरी तरफ ताज्जुब से देखा और कहा, हाँ प्यारे बच्चे, मैं ही हूँ। अब मुझे स्टेला का ख्याल सताने लगा। मिस हेविशाम ने मुझे स्टेला का शौहर बनने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि मेरी हैसियत उसके मुहाफिज की सी थी। उस बूढ़ी औरत को किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो एहतियात से स्टेला के साथ खेल सके। मैं बुझती हुई आग के सामने सुबह तक बैठा रहा। बदनसीबी का इससे ज़्यादा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे कैदी दोस्त का नाम एबल मैगविश था। उसकी मुलाकात जॉगर्स साहब से मुकदमे के सिलसिले में हुई थी। जॉगर्स साहब ने उसको फांसी से बचाया था, मगर यह भी कहा था कि उसको लंदन छोड़कर न्यू साउथ वेल्स जाना पड़ेगा। मैग के आने से कई मसले पैदा हो गए थे। मैंने एक एक करके ये मसले हल करने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी मालिका मकान से कहा कि मेरे चचा आए हैं, लेकिन यह भी था कि जल्द ही हर्बर्ट अपने तिजारती दौरे से वापस आ जाएगा और मुझे मैग के लिए दूसरी जगह तलाश करनी होगी। दूसरी सुबह मैग ने तगड़ा नाश्ता किया और खूब मज़े लेकर खाया। फिर इत्मीनान से पाइप सुलगाया। पाइप की काली काली तंबाकू की बू बड़ी ख़राब थी। मैग बोला कि पिप, तुम्हें अपने लिए घोड़े ख़रीदने चाहिए। तुम्हारे पास गाड़ी भी हो और उसके हाँकने के लिए मुलाजिम भी हो। उसने रकम से उबलता हुआ एक पर्स मेज़ पर उछाल दिया और कहने लगा, अजीज़ मन, खूब खर्च करो। जहाँ से यह रकम आई है वहाँ और बहुत है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम इस रकम को एक बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी की तरह खर्च करो, मुझे उससे खुशी मिलेगी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस पर गौर करना चाहिए कि जब तक आप यहाँ हैं आपको किस तरह महफूज रखा जाए। आप कितने अरसे तक यहाँ ठहरेंगे? मैग ने मुझे घूर कर देखा और बताया कि मैं तो यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए ही आया हूँ। खिजाब लगे हुए मेरे बाल, चश्मे और शानदार लिबास की वजह से मैं पहचाना नहीं जाऊँगा और महफूज रहूँगा। मैंने राय दी कि धूप से संवलाए हुए चेहरे और मजदूर के से खुरदुरे हाथों के लिए एक खुशहाल किसान का लिबास ज़्यादा मौजू रहेगा। कपड़े खरीदने से पहले मैं जॉगर्स साहब के दफ्तर गया। जैसे ही दफ्तर में दाखिल हुआ, उन्होंने और मिस्टर वेमिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कोई बात की। इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता, जॉगर्स साहब ने कहा, किसी का नाम ज़बान पर न लाना। बेहतर है जॉगर्स साहब, न्यू साउथ वेल्स से एक मेहमान मेरे यहाँ आया है। वो कहता है कि मेरा मोहसिन वही है। क्या यह सही है? जॉगर साहब ने बताया, हाँ यह सही है। मैंने मायूस होकर कहा कि मैं हमेशा यह समझता रहा कि मिस हेविशाम मेरी मोहसिन है। आपकी बातों से भी मैं ये समझा था। जॉगर साहब ने कहा, नहीं, यह सही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा। मिस शाम ने तुम्हारे इस ख्याल को पक्का करने में मदद दी होगी, लेकिन यह सिर्फ उनके बीमार जहन की तफरीह थी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैग ही मेरा मोहसिन है। मैं भागा भागा घर लौटा ताकि मैग के लिए अपने करीब ही कमरे किराए पर ले लूं। मैं उसके लिए किसान के कपड़े खरीद लाया, मगर उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मैग एक आम आदमी नहीं बन सका। उस रात वो कपड़े पहने सोफे पर ही सो गया। मैं उसको देखता रहा। मैं भाग जाना चाहता था, न सिर्फ कमरे से, न सिर्फ लंदन से, बल्कि इंग्लिस्तान से ही भाग जाना चाहता था। लेकिन हर्बर्ट के इंतज़ार में रुका रहा ताकि मैं उससे मशवरा कर सकूं।
जब तक मैग खुद हर्बर्ट को देख न ले और उसको भरोसे के काबिल न समझ ले, मुझे मैग के बारे में हर्बर्ट को बताने की इजाज़त न थी। लेकिन हर्बर्ट के पहुंचने पर मैग ने इंजील की एक बोसीदा कॉपी निकाली और हर्बर्ट से उस पर कसम लेने को कहा। मैग को इस नए कमरे तक पहुंचाने के बाद मैं हर्बर्ट से रात गए तक बातें करता रहा। मेरे जहन में जो कुछ भी था वो मैंने कह डाला और फिर एक फ़ैसला किया। मेरा फ़ैसला यह था कि मैं अब मैग से एक पेंस भी नहीं लूँगा, क्योंकि यह रकम एक मुजरिम की है। हालांकि मैं बहुत कर्जदार हूँ और मुझे कोई हुनर भी नहीं आता। हर्बर्ट मेरे फ़ैसले से मुत्तफिक नहीं हुआ। उसने कहा, पिप, मैं तुम्हारे एहसासात को समझता हूँ, लेकिन अगर तुम उसकी रकम नहीं लोगे तो तुम उसको बर्बाद कर दोगे। वो इसी मकसद के लिए जी रहा है, वो बिल्कुल मायूस हो जाएगा। मैं चिल्लाया, मैं इससे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बढ़ाना चाहता। मैं उसकी दौलत नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो चला जाए। हर्बर्ट बोला, तो फिर अगर तुम नहीं चाहते कि वो गिरफ्तार हो और सूली पर चढ़ाया जाए तो उसको राज़ी करो कि वो इंग्लिस्तान से चला जाए। लेकिन वो नहीं जाएगा। तो फिर तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। मैंने हर्बर्ट को घूरा। उसने अपनी बात जारी रखी, जब तुम उसको सही सलामत इंग्लिस्तान से बाहर पहुंचा दो तो फिर उससे जुदा हो जाओ और वापस आकर मेरे साथ क्लारेकल के काम करो। मैंने सोचा और मान लिया कि सिर्फ यही एक हल है। मैं इन कामों में मसरूफ़ था कि स्टेला ने मुझे बुलाया और बताया कि मैं बहुत जल्द शादी कर रही हूँ। उसने यह बात बड़े सुकून से बताई कि डरमल उसका शौहर होगा, जिसको मैं बदनुमा मकड़ी समझता था। मैंने सख्त गुस्से का इजहार किया। स्टेला ने कंधे झटक कर जवाब दिया, यह मौजूद जोड़ है, वो मालदार है और मैंने यही फैसला किया है। स्टेला के चले जाने के बाद मैं गुस्से में लंदन की सड़कों पर घूमने फिरने लगा। मेरी हालत अब ऐसी नहीं रही थी कि मैं स्टेला को शादी का पैगाम दे सकूं, मगर यह बात बड़ी तकलीफ़ दे थी कि स्टेला ने मुझे ठुकरा कर अकल खड़े डरमल का इंतखाब किया था। स्टेला ने मुझसे एक उदास हंसी के साथ कहा था, यह न समझना कि मैं डरमल को खुश रखूंगी, लेकिन उसकी बात से भी मुझे तस्कीन नहीं हुई। रात गए जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही देखा कि आतिशदान के करीब कुर्सी से एक आदमी सोते से उठा। हम दोनों को हैरत हुई, लेकिन मैं जल्द ही पहचान गया कि यह मुंशी वेमिक थे। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और मेरे करीब आ गए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मिस्टर पिप, माफ़ कीजिए, मैंने आपको हैरान किया। मुझे हर्बर्ट ने कुंजी दी है। अब उसके बाद हम अपनी बातचीत में किसी का नाम नहीं लेंगे, समझ गए? मैंने इशारे से इकरार किया। मेरे दिल ने बड़ी तेज़ी से उछलना शुरू किया। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या कोई गड़बड़ है? हाँ और नहीं। उसने अपना हैट ओवरकोट उतार कर फेंका और वेमिक के बराबर में बैठ गया। आपने देखा होगा, जौगर साहब के मुवक्किलों में किस्म किस्म के लोग शामिल हैं। सब अच्छे ही नहीं, बहुत ख़राब लोग भी होते हैं। इसलिए जौगर साहब जैसे लोगों के कानों में बहुत सी ऐसी बातें भी पड़ जाती हैं जो और लोगों को नहीं मालूम होती, क्योंकि हम मामूली होटलों में नहीं बैठते और मुजरिमों से नहीं मिलते। मैं उस पर एहतजाज करने वाला था, मगर फिर खामोश हो गया। वेमिक ने अपनी बात जारी रखी, ऐसा ही एक शख्स हर किस्म की खबरें और अफवाहें हम तक पहुंचाता है, क्योंकि वो जौगर साहब को खुश रखकर उनकी कानूनी मदद हासिल करना चाहता है। आज कॉम्पसन नामी एक शख्स ये अफवाह फैला रहा था कि न्यू साउथ वेल्स से एक शख्स लंदन आया है और उसकी इत्तला जल्द ही आला अफसरान को पहुंच जाएगी। यह सुनकर मैं पीला पड़ गया और आतिशदान की गर्मी के बावजूद ठंडा पड़ने लगा। मैं चिल्लाया, नहीं, उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। वेमिक ने बताया कि जौगर साहब की भी दिली ख्वाहिश है कि उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप कमरे से गए थे तो हर्बर्ट के साथ मैंने उसे उसके घर से दरिया के किनारे एक घर में पहुंचा दिया। जौगर साहब ने सोचा कि हो सकता है कि उस शख्स तक पहुंचने के लिए कोई आपके पीछे न लग जाए,
इसलिए आपको शामिल किए बगैर उसको मुंतकिल कर दिया गया। यह बताकर वेमिक मुस्कुराए, जिससे उनका इत्मीनान जाहिर होता था, लेकिन वो फिर संजीदा हो गए और कहने लगे, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने तेज़ लहजे में जवाब दिया, मुझे मालूम है उस शख्स को लंदन से चला जाना चाहिए। मैंने अपने जहन को उसके लिए तैयार कर लिया है और मुझे भी उसके साथ जाना होगा। मेरे बगैर वो यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएगा। वेमिक ने कहा, खूब, लेकिन ये सारे काम इत्मीनान से करने चाहिए। जल्दी में गड़बड़ हो सकती है। मंसूबा एहतियात से बनाना होगा। जॉगर साहब ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है। जब यहाँ से रवाना होना मुनासिब होगा तो वो आपसे रब्ता करेंगे। हाँ, एक बात और, उस शख्स पर कॉम्पसन का नाम बिल्कुल जाहिर नहीं करना। अगर उस शख्स को मालूम हो गया कि कॉम्पसन लंदन में है तो वो यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक उसको। यह कहकर वेमिक ने अपने गले पर अपना हाथ गला काटने के अंदाज में फेरा। वेमिक के जाने के बाद मैं आतिशदान के शोलों को इस तरह घूरने लगा जैसे मुझे उन शोलों में मैगविच को लंदन से बाहर स्मगल करने का तरीक़ा मिल जाएगा। हर्बर्ट दाखिल हुआ तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। वो क्लारा से मिलकर आया था। क्लारा उसकी मंगेतर थी और अपने बाप के साथ दरिया के किनारे एक घर में रहती थी। उसका बूढ़ा बाप अपने घर की खिड़की से गुजरते हुए जहाज़ों को देखकर दिल बहलाया करता था। हर्बर्ट से बातें करते हुए मेरे दिमाग में यह तरकीब आई कि क्लारा का घर बेहतरीन जगह है। वहाँ से हम मैगविच को एक कश्ती में बैठाकर जहाज़ तक पहुँचा सकते हैं। जहाज़ में हम दोनों किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। जहाज़ों के बाज़ कप्तान दौलत की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ ले देकर हमें कहीं पहुँचा देंगे। हर्बर्ट ने मेरे इस ख्याल की पुरजोश हिमायत की और कहने लगा कि तुम्हें फ़ौरन एक कश्ती ख़रीद लेनी चाहिए। हम दरिया में रोज़ कश्ती चलाया करेंगे ताकि लोग हमें कश्ती में देखकर मानूस हो जाएं। फिर जिस दिन तुम और मैगविच फ़िरार हो गए उस दिन किसी को शुबह नहीं होगा और लोग कुछ नहीं समझेंगे। दूसरे दिन मैंने एक कश्ती ख़रीद ली और हर्बर्ट के साथ कश्ती में घूमने लगा। मैंने हर्बर्ट के हाथ मैगविच का पर्स उसको वापस भिजवा दिया। उसके बाद एक दिन मैं खुद भी चक्कर खाता हुआ मैगविच के पास पहुंचा। सीधे रास्ते से इसलिए नहीं गया कि लोगों को पता न चले। मैं वहां क्लारा से भी मिला जो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने हर्बर्ट से उसकी तारीफ की तो वो बहुत खुश हुआ। मैगविच खामोशी से घर बदलने से कुछ खुश न था, लेकिन जब मैंने बताया कि यह वक्त किसी धूम धड़क्के का नहीं था कि किसी उम्दा गाड़ी में आपको लाया जाता तो वो मान गया। वो लंदन से जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा तो उसको इत्मीनान हो गया और वो हर बात मान गया। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले रखा था और उस वक्त तक न छोड़ा जब तक मैं उसके पास रहा। मैंने उसको यह नहीं बताया कि मैं उसको लंदन से बाहर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। मेरी माली हालत अब बहुत ख़राब थी। मुझे अपने जवाहरात बेचने पड़े, लेकिन इससे भी मेरा काम नहीं बना। इसलिए मैंने मिस हेविशाम के पास जाने का फ़ैसला किया। मैंने हर्बर्ट की तरफ से क्लारिकल की कंपनी को रकम देते वक्त मज़ीद रकम देने का वादा किया था। अब जब मेरे हालात बदल गए और मैं इस काबिल नहीं रहा तो मैं ये रकम मिस शाम से दिलवाना चाहता था। कोच के स्टैंड पर जाते हुए मैंने जॉगर साहब के दफ्तर पहुंचा और उनका अपना मंसूबा बताया। उन्होंने इसको पसंद किया, लेकिन मुझे तंबीह की कि जल्दी हरगिज़ न करूं। छुपने के लिए लंदन जैसे बड़े शहर ही बेहतरीन होते हैं। हमारी बातचीत ख़त्म होने के बाद जॉगर साहब की मुलाजिमा मौली उनके लिए खाना लेकर दाखिल हुई। उसका सर झुका हुआ था। उसने खाने की ट्रे मेज़ पर रख दी। मैं जाने के लिए उठा तो ट्रे को ज़रा सा धक्का लग गया और थोड़ा सा शोरबा प्याले में से छलक गया। मौली ने गुस्से से सर उठाया और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों से शोला निकला, लेकिन इतनी सी देर में मैंने पढ़ लिया कि मौली की आंखों में एस्टेला की आंखों की तरह का गुस्सा और तौहीन है और उसकी नाक और गाल एस्टेला से मिलते हैं। जॉगर साहब से बात ख़त्म करके मैं वेमिक को एक तरफ ले गया। उनसे पूछा कि मौली कौन है। वेमिक ने मेरे कान में कहा, यह एक कातिला है।
जौगर साहब उसके वकील थे और उन्होंने इसको बचाया है। मौली ने अपने शौहर से बदला लेने के लिए यह कत्ल किया था। ख्याल है कि उसने अपने बच्चे को भी मार डाला। कोच मुझे लिए हुए मिस हेविशाम की तरफ जा रही थी। मैं वेमिक की बताई हुई कहानी पर बार बार गौर कर रहा था। मौली के जिस्म में खाना बदोशों का खून था। जब उसको मालूम हुआ कि उसके शौहर को किसी और औरत से दिलचस्पी हो गई है तो मौली ने उस औरत का गला घोंट दिया और फिर शौहर से इंतकाम लेने के लिए अपने बच्चे को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में यह गलत था, क्योंकि एस्टेला ही वो बच्चा थी। मुझे एस्टेला जैसी उन आँखों को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई थी जो मुझे पसंद थीं। शायद मौली ही एस्टेला की माँ थी और गुर्बत और परेशानी से बचाने के लिए जौगर साहब ने उस औरत को महफूज जगह पहुंचा दिया था। जब मैं मिस शाम के यहाँ पहुंचा तो वो मुझे ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी नज़र आई। मैंने उनको बताया कि मैंने हर्बर्ट की मदद इस तरह की है कि उसको भी नहीं मालूम हुआ। मैंने यह भी बताया कि मैं अब इस काबिल नहीं हूँ कि वादे के मुताबिक क्लारेकर की कंपनी को और रकम दे सकूं। इस मकसद के लिए 900 पाउंड की ज़रूरत है। मिस शाम ने ज़रा भी हैरत का इजहार नहीं किया। थोड़ी देर उन्होंने खला में घूरा और फिर ख्वाब आलूद आवाज़ में बोली, हर्बर्ट के बाप ने मुझे एक बार एक नेक मशवरा दिया था, मगर मैंने नहीं माना और जभी से परेशान हूँ। फिर वो उठी और कहने लगी, अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूँ तो क्या तुम हर्बर्ट और उसके बाप को ये न बताने का वादा करते हो कि यह रकम तुम्हें किसने दी है? मैंने वादा किया और मिस शाम ने जौगर साहब के नाम एक पर्चा लिख दिया कि 900 पाउंड उनके हिसाब में से पिप को दे दिए जाएं। मैंने वो पर्चा लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। मैं चलने के लिए मुड़ा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। देखो, मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। एस्टेला ने मुझे तबाह कर दिया। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, इसके अलावा कोई और अंजाम नहीं हो सकता था। मैंने अखबारात पढ़ना छोड़ रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एस्टेला की शादी की मुझे खबर हो। मैंने मिस शाम से पूछा, क्या उसकी शादी हो गई? मिस शाम ने हाँ कहा तो मेरा चेहरा गम से उतर गया और दिल बैठने लगा। मिस शाम ने ठंडी सांस ली और उनके हाथ से बेद गिर गया। उन्होंने सुकून से जवाब दिया, पिप, मैं तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। बरसों पहले 9 बजने में 20 मिनट पर मेरा चेहरा भी ऐसा ही हो गया था। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से उस वक्त तक छुपाए रखा जब तक मैंने अपने आप को संभाल न लिया। मिस शाम सिसकियाँ ले लेकर रो रही थीं। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा तो वो लरज़ रही थीं और चिल्ला रही थीं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मैं कहना चाहता था कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन नहीं कहा क्योंकि यह बात पूरी तरह सच न होती। मैंने खुद भी कई गलतियां की थीं, बहुत सी उम्मीदें बांधी थीं, बहुत से ख्वाब देखे थे और बहुत सी अहमकाना ख्वाहिशें अपने दिल में पाली थीं। पिप, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए। मैंने आगे बढ़कर उनके बूढ़े और कांपते हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैंने कहा, मैंने आपको माफ़ किया। उन्होंने मेरे हाथ दबाए और मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, शुरू में मेरा मकसद बुरा नहीं था। मैं एस्टेला को सिर्फ तकलीफ़ से बचाना चाहती थी, मुस्तकिल तकलीफ़ से, ऐसी तकलीफ़ से जैसी मुझे हुई थी। लेकिन वो बड़ी होती गई और उसका हुस्न निखरता गया। मैंने उसको जवाहरात दिए और उसकी तारीफ़ की और उसको तंबीह करती रही कि वो किसी के धोखे में न आए। लेकिन कुछ ही अरसे में उसका दिल बर्फ़ की तरह सर्द हो गया। मैंने उनसे अपने हाथ छुड़ाए और एक स्टूल लेकर उनके बराबर में बैठ गया। मैंने आहिस्ता से पूछा, एस्टेला किसकी औलाद है? मिस शाम ने अपना सर हिलाया, मुझे नहीं मालूम। मेरी गमज़दा ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि मैंने फ़ैसला किया कि एक नन्ही सी बच्ची पालूं और उसको अपनी सी किस्मत से महफूज कर दूं। मैंने यह बात जौगर साहब से कही। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं कोई यतीम बच्ची तलाश करूंगा। एक रात
वो 2-3 साल की एक बच्ची लेकर आए। मैंने उसको गोद ले लिया और उसका नाम एस्टेला रख दिया। हमने फिर कोई बात नहीं की। मैं उनके पास कुछ देर रुका क्योंकि वो आतिशदान के पास गिर गई थी। फिर मैं जीने से नीचे उतर आया और घर में ज़रा देर घूमा फिरा क्योंकि मैं आखिरी बार इस घर को देख रहा था। एकाएक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं ऊपर की जानिब दौड़ा तो देखा कि मिस शाम का कमरा शोलों की लपेट में है। मिस शाम लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आई। उनके उरूसी लिबास और निकाब से शोले भड़क रहे थे। मैंने अपना कोट जल्दी से उतारा और मिस शाम पर लपेटा ताकि आग के शोले बुझ सकें। उन्होंने मुझे धक्का देना चाहा, लेकिन मैंने उन पर काबू पा लिया और इसी के साथ उनके बालों की तरफ लपकते हुए शोलों को बुझाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मिस शाम चिल्लाती रहीं, उससे कह दो कि मैं उसे माफ़ करती हूँ, उससे कह दो मैं उसे माफ़ करती हूँ। मुलाजिम भी दौड़े दौड़े आए और आग से लड़ने लगे। डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी दौड़ा। मिस शाम जिंदा रहीं, लेकिन बेहोश थीं। मेरे बुरी तरह जले हुए हाथों पर मरहम लगाने के बाद डॉक्टर ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। इसलिए मैं दूसरे दिन लंदन आ गया। घर पहुंचने के बाद भी मेरे जहन पर असर रहा। मेरी हालत अच्छी न थी। हर्बर्ट ने मेरे हाथों पर पट्टी बांध दी और मुझे लेटा दिया। पट्टी के बावजूद मैं सीधे हाथ की उंगलियां हिला सकता था, लेकिन उल्टे हाथ को बिल्कुल बेहरकत रखना था। डॉक्टर ने इस हाथ को गले में पट्टी डालकर लटकाने की हिदायत की थी। दर्द के बावजूद मुझे कई जगह जाना था और इत्तला पहुंचानी थी, लेकिन मुझे बुखार भी हो गया। इसलिए हर्बर्ट ने असरार करके खुद यह काम किया। उसने अपने वालिद के अलावा मिस शाम के बाद दूसरे अजीज़ों को भी मिस शाम के इस हादसे की इत्तला पहुंचाई। उसने जौगर साहब के बताए हुए पते पर एस्टेला को भी इत्तला भिजवाई। एस्टेला पेरिस में थी। हर्बर्ट की मदद के बावजूद बाज़ काम ऐसे थे जो सिर्फ मुझे ही करने थे। जब मैं ज़रा संभला तो जौगर साहब के यहाँ गया और उनको मिस शाम का पर्चा पहुंचाया। उन्होंने क्लारिकल के नाम 900 पाउंड का चेक बनाया और आदमी भेजकर उसको अपने दफ्तर बुलवाया। क्लारिकल ने चेक वसूल कर लिया। उस रकम के बाद हमारे मुआहदे के मुताबिक हर्बर्ट को कंपनी के मालिकों में शामिल होना था। क्लारिकल ने बताया कि हमारा जहाज़ों का कारोबार खूब तरक्की कर रहा है और हर्बर्ट को बहुत जल्द कंपनी का हिस्सेदार बना लिया जाएगा, लेकिन हर्बर्ट को पहले मशरिक़ की तरफ भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ हमारे दफ्तर की एक शाख खोलें और वहाँ शाखों में से किसी एक का इंतज़ाम संभाल लें। क्लारिकल के जाने के बाद जौगर साहब मुझे एक तरफ ले गए और कहने लगे, अब किसी का नाम ज़बान पर न आए, लेकिन बस अब वक्त आ गया है कि वो शख्स लंदन छोड़ दे। हुकूमत के अफसरान उसकी सख्त निगरानी कर रहे हैं और उस शख्स के गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं। घर आकर मैंने हर्बर्ट को यह बात बताई। हम दोनों की निगाहें एक साथ ही मेरे ज़ख्मी हाथों पर टिक गईं, क्योंकि अब मैं कश्ती नहीं चला सकता था। क्या करें? हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। आखिर हर्बर्ट ने हल निकाला कि स्टार्ट टॉप से मदद ली जाए। स्टार्ट टॉप हर्बर्ट के वालिद से मेरे और नफरत अंगेज डर्मल के साथ पढ़ता था। वो ईमानदार और भरोसे के काबिल था। वो हमारी मदद करने को तैयार हो गया। हम छुपते छुपाते, बचते बचाते दरिया के किनारे क्लारा के घर पहुँचे, जहाँ मैगविच को छुपा रखा था। हम मैगविच को हालात बताने गए थे। मैगविच मेरे हाथों को ज़ख्मी देखकर बहुत परेशान हुआ। अपने फ़रार के मामले से ज़्यादा उसको यह फ़िक्र हो गई कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। उसने कहा, अजीज़ मन, मैं तुम्हारी हमदर्दी का मुस्तहिक़ नहीं हूँ। तुम मुझे बेटे से ज़्यादा अजीज़ हो, जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार है, जो कभी थी। मैंने कहा, आपने कभी अपने किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया। आपकी बेटी अब कहाँ है? मैगविच ने एक गहरे ठंडे सांस के साथ कहा, यह एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन
तुम दोनों मेरे बारे में हर चीज़ जानने के मुस्तहक हो। मैं ज़रा पाइप सुलगा लूँ, फिर शुरू करता हूँ। मैगविच ने अपने पाइप में बदबूदार तंबाकू भरी, हालांकि मैंने उसको लंदन से बाहर से आने वाली बेहतरीन तंबाकू पेश की थी। अब मैगविच ने कहना शुरू किया।